नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बैकयार्ड मुर्गी पालन किसानों के लिए अच्छी आय का जरिया। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। हमारे प्रदेश में लघु और सीमांत किसान खेती के साथ साथ बैकयार्ड मुर्गी पालन करते हैं, लेकिन किसान वह लाभ नहीं कमा पाते जो कि उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए आज हम जानकारी लाए हैं बैकयार्ड मुर्गी पालन से अधिक लाभ प्राप्त करने के बारे में। तो बैकयार्ड मुर्गी की उन्नत नस्लें कौन कौन सी हैं और उनका पालन कैसे करना है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल। जैसा कि नाम से विदित है, बैकयार्ड मतलब किसान भाई अपने घर के पिछवाड़े में बाड़ा एक बनाकर उसमें 50 से 100-200 की संख्या में मुर्गियों का पालन करते हैं। और ऐसा करने से वो अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं और अपने घर में जो अंडे और मांस की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे उनके परिवार का जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, पोषक सुरक्षा है, वो भी बनी रहती है और उनकी नियमित आय भी बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि से जुड़े कई ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें करके किसान मुनाफा कमाते हैं, लेकिन छोटे किसान या जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है या वे अधिक पूंजी नहीं लगा सकते, उनके लिए देसी मुर्गियों यानी बैकयार्ड मुर्गियों का पालन फायदे वाला हो सकता है। जो प्रमुख बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए कई सारी प्रजातियों का विकास किया गया है शासन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत, जिनमें अलग अलग प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा वहाँ की देसी प्रजातियों के द्वारा इनका विकास किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा निधि नामक नस्ल का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त पीडीपी हैदराबाद के द्वारा बनराजा और ग्राम प्रिया नामक नस्लों का विकास किया गया है। इसके अलावा बेंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा गिरिराजा गिरिरानी नस्ल का विकास किया गया है। केरला विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्णधारा नस्ल का विकास किया गया है। तमिलनाडु विश्वविद्यालय द्वारा नंदनम नस्ल का विकास किया गया है। और ये सभी नस्लें अपने अपने क्षेत्रों में किसानों द्वारा पाली जा रही हैं और इनसे किसान अच्छी मात्रा में लाभ कमा रहे हैं। इनका जो विकास किया गया उनमें दो मुख्य बातों का ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम तो ये जो हमारी देसी मुर्गी है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और विपरीत वातावरण को सहने की क्षमता तो होती है, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है। तो जब इनका विकास किया गया जो उच्च नस्लों का, तो इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और वातावरण को सहने की क्षमता को बनाए रखते हुए इनकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के पर विशेष ध्यान दिया गया। और वर्तमान में जो बैकयार्ड की जो प्रजातियां विकसित की गई हैं वो करीब 120 से लेकर 160 अंडे प्रति वर्ष देती हैं और इनकी जो 1 किलो का भार है वो करीब 8 से 12 सप्ताह में प्राप्त कर लेती हैं, जो हमारी देसी मुर्गी से बहुत अच्छा है। साथ ही इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होने के कारण किसान भाई इनको आसानी से पाल सकते हैं। इनके प्रबंधन के लिए कोई वैज्ञानिक विशेष परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती है। इन प्रजातियों का प्रतिवर्ष लगभग 140 अंडों का उत्पादन होता है और 2 से 3 वर्ष तक अंडा देती हैं। यानी एक मुर्गी अपने जीवन काल में औसतन 250 से 300 तक अंडों का उत्पादन करती है और इनके मुर्गे भी बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं। ऐसे में अगर आप 25 मुर्गियों का पालन करते हैं तो एक साल में करीब 20,000 रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। इनमें जो खास बात है कि किसान भाई अपने खेत के आसपास जो चारा लगा है उसमें पूरे खुले में इनको पाल सकते हैं। तो ये मुर्गियां जो ज़मीन पर दाना पड़ा रहता है, जो घास रहती है, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको खाकर भी अपना भोजन पूरा चला लेती हैं और दाने की जो खपत है, दाने की जो लागत है वो पूरी बच जाती है, इससे कि किसान भाइयों का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है। एक और अभी पिछले कुछ समय में बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का जो विशेष महत्व देखा गया है, जो मुर्गियां
कीड़े मकोड़े खाती हैं और जो घास खाती हैं उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड हैं उनकी मात्रा बहुत रहती है। और ऐसी मुर्गियों के जो अंडा और मांस है उसमें भी इनकी मात्रा अच्छी रहती है। तो वर्तमान समय में जो उपभोक्ता हैं वो बैकयार्ड में पाली हुई मुर्गियों की डिमांड बहुत अधिक कर रहे हैं और इससे किसान भाइयों के इनके जो लाभ है वो भी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि बाज़ार में इनकी डिमांड बढ़ने से इनकी कीमत भी अच्छी प्राप्त हो रही है। साथ ही लागत कम होने से किसान भाई आसानी से इसको पाल सकते हैं। इन मुर्गियों में विदेशी मुर्गियों की तुलना में रोग कम आते हैं और आपका प्रबंधन ठीक से होगा तो बीमारियों के आने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसके अलावा अगर आप इनका टीकाकरण करवा लें तो बीमारियों का जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुर्गियों के जैव प्रबंधन बैकयार्ड में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप बीमारी को आने से रोक लेंगे तो आपके जो मुर्गियां हैं वो बीमारी नहीं होंगी। तो उसके लिए आप जो बाहरी जो पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, उनको संपर्क को रोकिए। उसके साथ साथ में जो अपना बाड़ा है उसकी भी नियमित अंतराल पर सफाई करते रहें। कोई मुर्गी अगर बीमार होती है तो उसको तुरंत समूह से अलग कर दें। मृत मुर्गियों को गड्ढे में गाड़ दें, उनको खुला ना छोड़ें। और उसके अलावा पानी के बर्तनों को भी अच्छे से साफ करें। जब कभी ज़रूरत हो तो दवाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ टीकों का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें से जो व्यावसायिक रूप से मुर्गी पाली जाती हैं उनमें तो कई टीके लगाए जाते हैं, लेकिन बैकयार्ड में केवल रानीखेत नामक बीमारी का लासोटा नामक स्ट्रेन आपको हर 2 से 3 महीने में पानी में मिलाकर दे देना है, जिससे कि आपके जो मुर्गियों के समूह है उसमें ये बीमारी ना आए। इन सब बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वर्तमान समय में बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग बहुत प्रचलित हो रही है और अच्छी नस्लों का पालन करके आपका जो लाभ है उसको बहुत अधिक स्तर पर बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, विशाल वृक्षों को बौना रूप देकर गमले या प्यालियों में प्राकृतिक रूप से उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। यह जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। इसलिए भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला काफी प्रचलित हुई है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह-मांगी कीमतों पर खरीद लेते हैं। तो आप किस प्रकार से तैयार करें बोनसाई पौधे, देखिए ये खास रिपोर्ट। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने के कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। उचित वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे: सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश। पर्णपाती पौधे: पीपल, बांस, मेपल,
होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर, फल वृक्ष, आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला, झाड़ियां, गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बरबेरी, लाइकलक। बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकलने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी और खाद। बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। देखरेख। बोनसाई वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है। अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। वृक्षों में फफूंद रोग हो जाने पर फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियां स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हों। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में नींबू के बाग सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं और जिन बागबान भाइयों ने इसके बाग लगा रखे हैं वह फलन की अवस्था पर हैं। लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बागों में रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो आप नींबू के बाग में लगने वाले रोगों की रोकथाम कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं। हमारे किसान भाई जो लेमन का, जो नींबू का खेती खास करके करते हैं, उसमें बरसात में खास करके एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो साइट्रस कैंकर के नाम से जाना जाता है। तो ये साइट्रस कैंकर खास करके नींबू में बहुत ही घातक है, हानिकारक है और हमारे किसान भाई को काफ़ी नुकसान इससे होता है। सिट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देने लगते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए किसान भाई आप जान लें, सबसे पहले आप देखिए कि जो बगीचा आपका है
तो वहाँ पर से जितना भी पत्ती सूखी हुई है जो आपके बगीचा में गिरा हुआ उसको एकत्र कर लीजिए। और जो इस तरह से बीमारी टहनी हो या पत्ती हो या फल में, तो उसको भी आप इकट्ठा करके बरसात के पहले ही आप इसको दफना दें, जला दें या उसको मिट्टी के नीचे गाड़ दें, तो इससे भी आपको फायदा होगा। इसके बाद भी जब बरसात ख़त्म हो तो उसके बाद भी इसी प्रक्रिया की एक बार ज़रूर आप करें, तो उससे साफ़ सुथरा आपका अगर बगीचा रहता है नींबू का, तो ये रोग से आपको निजात मिलेगा, कम होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन जो आती है दवाई, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन 0.0525% का छिड़काव पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। गमोसिस ये रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौधा सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूलवृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित स्थान को चाकू से साफ कर रिटोमिल या फिर ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें। उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। दूसरी बात एक ये जान लें किसान भाई, जब बरसात तो शुरू होता है तो पूरे पौधे में बरसात से पूर्व बोर्डक्स मिक्सचर जो होता है उसका आप एक से दो बार, एक बार जब बरसात शुरू हो उससे पहले और एक बार बरसात जब खत्म हो तो उस समय भी आप बोर्डक्स मिक्सचर जिसमें 5 अनुपात में 5:5:50 यानी 5 मात्रा जो है चूना का कॉपर सल्फेट का रहेगा और 5 ग्राम अगर करते हैं तो 5 ग्राम कॉपर सल्फेट रहेगा, 5 ग्राम चूना रहेगा और 50 ग्राम पानी रहेगा। तो इस तरह से अगर उसको मात्रा को उसी रेशियो में आप बढ़ा सकते हैं तो इसको बरसात से पहले आप इसका मिक्सचर बना के आप स्प्रे कर देंगे पूरी पत्ती को, टहनी को, जड़ सहित। इसी प्रक्रिया को आप बरसात के बाद भी करेंगे तो इस रोग से आपको निजात मिलेगा। डायबेक रोग नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाती है। रोगग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कीरवाला जिला जालोर के पुनीत कुमार ने। आपने मूंग फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो मूंग की फसल है वो बहुत बड़े एरिया में बोई जाती है। मूंग में लगने वाले प्रमुख कीटों में सबसे पहले कातरा है, उसके बाद में एफिड है जिसको माहू बोलते हैं, चेपा बोलते हैं, काला कलर का होता है। वाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी है और एक फूल अवस्था में ब्लिस्टर बीटल नाम का एक कीड़ा आता है और वो काला कलर का कीड़ा होता है जो फूलों को खा जाता है, जिससे अपनी पैदावार कम हो जाती है। आज के समय में कोई भी फसल कीटों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि किसान समय रहते कीटों की सही पहचान करके इनके क्षतिकारक स्तर के नीचे बनाए रखने के लिए नियंत्रण के सटीक उपायों को अपनाएं।
जिससे फसल कीट के नुकसान से बच जाएगी और आपको अच्छी उपज मिलेगी। जैसे ही फसल पौध अवस्था में होती है उस टाइम कातरा आता है और वो कातरा बहुत सारे ग्रुप में चलता है और उनके कातरे के शरीर के ऊपर रोएदार बाल होते हैं, इसलिए हेरी कैटरपिलर बोलते हैं उनको। और ये एक साथ ग्रुप में चलते हैं आर्मी की तरह और खाते हुए चलते हैं, तो पीछे ऐसे छोड़ते हैं जैसे कि जानवर खेत को चर गया हो। ये कीट शुरुआती अवस्था में आता है और इस कीट के प्रबंधन के लिए सबसे पहले मानसून की प्रथम अवस्था में प्रकाश पाश लगाएं, खेत को साफ रखें, मेड़ को साफ रखें, क्योंकि ये खरपतवारों पे अंडे देते हैं और खरपतवार नहीं मिलेंगे तो अंडे देने में असमर्थ होंगे और इनकी जनसंख्या कम होगी। और गहरी जुताई करें, गहरी जुताई से इनके जो प्यूपा अवस्था है वो ज़मीन में रहती है तो प्यूपा अवस्था बाहर आ जाएगी और उनको पक्षी खा जाएंगे तो अपना कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा बोन फायर जो खेत के आसपास आग जला के इनको आकर्षित कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैप क्रॉप है, मूंग, लोबिया जो काउपी बोलते हैं, इसका सबसे अच्छा ट्रैप क्रॉप है जो मूंग की फसल के चारों तरफ लगाकर इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिक उपचार में प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 1 ml पर लीटर के हिसाब से डाल के इनको कंट्रोल किया जा सकता है। मूंग की फसल को कई तरह के रस चूसक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं एवं फलियों से रस चूसकर नुकसान करते हैं। इसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। तो इन कीटों को किसान कैसे पहचाने और नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वे इस प्रकार से हैं। जैसे जैसे फसल बड़ी होती है तो फिर काला कलर का एक एफिड आ जाता है, माहू चेपा। ये पौधों का रस चूस के और फ्लावर ड्रॉपिंग मतलब फूल झड़ने लग जाते हैं और अपना उत्पादन कम हो जाता है। तो इस कीट से बचने के लिए इसमें सबसे अच्छा है अपने खेत में स्टिकी ट्रैप्स, नहीं तो ब्लू स्टिकी ट्रैप आते हैं एफिड के लिए, तो वो ट्रैप लगाएं, मतलब चिपकने वाले ट्रैप, और इसको ये कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसका रासायनिक उपचार भी बहुत सीधा है। एसिटामिप्रिड 1 ग्राम पर 3 लीटर डाल के इनको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर जैसे ही सफ़ेद मक्खी, ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है और बहुबक्षी कीड़ा है। ये कीट रोग फैलाता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में विषाणु जनित रोगों को ये वाहक है। इस कीट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप एसिटामिप्रिड, थाइमेथोक्साम या फिर डाइफेंथुरान नाम की दवा आती है, वो ले सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। जैसे जैसे मूंग की फसल फ्लावरिंग अवस्था में आती है तो इस पे काला कलर का एक कीट जिसपे नारंगी धारियाँ होती है, ब्लिस्टर बीटल, वो कीट फूलों को खाता है जिससे फसलों की पैदावार कम हो जाती है। तो उसके नियंत्रण के लिए भी प्रोफेनोफॉस का स्प्रे करके उनसे बच सकते हैं, या प्रोफेनोफॉस का स्प्रे न करके आप मेलाथियान का स्प्रे कर सकते हैं। मेलाथियान 50 cc 1 ml पर लीटर के हिसाब से डाल के, तो इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।